हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 जो है ट्री यानी कि वृक्ष स्टार्ट कर रखा था, और ट्री का आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम द्विचर वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। द्विचर वृक्ष के बाद डेफिनेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा द्विचर वृक्ष के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो देखेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में एक जनक वृक्ष देखेंगे जिसकी डेफिनेशन काफी बार पूछी जा चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द्विचर वृक्ष की परिभाषा, ठीक है, द्विचर वृक्ष की डेफिनेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द्विचर वृक्ष जो है इसकी डेफिनेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2011, 2012 और 2014 में पूछी जा चुकी है। तो देखिए द्विचर वृक्ष होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखिए। बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि एक वृक्ष जिसमें केवल एक शीर्ष की कोटि कितनी हो, 2 हो, केवल एक शीर्ष की कोटि कितनी हो, 2 हो, तथा शेष प्रत्येक शीर्ष की कोटि 1 अथवा 3 हो, तो ऐसे वृक्ष को हम क्या बोलेंगे, एक द्विचर वृक्ष यानी कि बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा वृक्ष जिसमें एक शीर्ष, केवल एक शीर्ष की कोटि कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी शीर्ष होंगे उन सभी की कोटियां कितनी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इस डायग्राम में। देखो डायग्राम में आपको साफ साफ पता चलता होगा कि ये एक के आपके पास में द्विचर वृक्ष है। इस द्विचर वृक्ष में देखिए जो सबसे पहला वाला शीर्ष है, इस शीर्ष की कोटि कितनी आ रही है। कोटि का मतलब होता है कि उस शीर्ष से कितनी कोरे जुड़ी हुई है। तो देखिए पहला वाला जो शीर्ष है इससे 1 और 2 कोरे जुड़ी हुई है, इसका मतलब इस शीर्ष की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। इसके अलावा जितने भी शीर्ष हैं उन सब की शीर्ष की कोटियां कितनी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। देखिए इस शीर्ष की कोटि कितनी है, 1 है। इस शीर्ष की कोटि कितनी है, 1, 2 और 3 है। इस शीर्ष की कोटि कितनी है, 1, 2, 3 है। इस शीर्ष की भी 3 है। इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 3, यानी कि केवल जो ऊपर वाला शीर्ष है उसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। इसके अलावा जितने भी शीर्ष है उन सभी की कोटियां 1 या फिर 3 होगी। याद रखना वह शीर्ष जिसकी कोटि 2 है आपके पास में उसको हम मूल शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल शीर्ष कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एक त्रिभुज के अंदर परिबद्ध करते हैं ताकि ये अलग से आपको दिखाई दे, यानी कि विशेष शीर्ष है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, समूल वृक्ष भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें मूल आ रहा है साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो द्विचर वृक्ष होता है इसमें अलग अलग स्तर होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्तर होते हैं। कोई 4 स्तर का यानी कि 4 लेवल का आपके पास में द्विचर वृक्ष हो सकता है, 3 स्तर का यानी 3 लेवल का द्विचर वृक्ष हो सकता है, या फिर 5 स्तर का भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला जो मूल होता है यानी कि वह से जिसकी कोटि 2 है उसे हम 0 स्तर का बोलते हैं, 0। उसके बाद में इसको बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे नीचे तक चलता जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्तर अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले एक बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि पहला शीर्ष की कोटि 2, इसके अलावा सभी की 1 और 3 होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कोटि के शीर्ष को द्विचर वृक्ष का मूल कहते हैं, मूल कहते हैं। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूल। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो रिमार्क्स है कुछ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला रिमार्क क्या है कि चूंकि n शीर्षों के द्विचर वृक्ष में जो n शीर्ष होंगे, अगर किसी द्विचर वृक्ष में n शीर्ष है उसमें केवल एक शीर्ष की कोटि सम तथा शेष n-1 शीर्षों की कोटि क्या होगी, विषम होगी। तो ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है केवल एक शीर्ष ऐसा है इसमें जिसकी कोटि सम है। इसके अलावा जितनी भी शीर्ष है उन सभी की कोटियां कितनी आ रही है, विषम आ रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि हम बोल सकते हैं कि यदि किसी द्विचर वृक्ष में n शीर्ष है तो उसमें केवल एक शीर्ष की कोटि सम होगी। इसके अलावा n-1 शीर्ष जो होंगे उनकी कोटि क्या होगी, विषम होगी। ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि जैसे आपको पता है हमने ग्राफ में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ग्राफ में हम देखें तो उसमें विषम शीर्ष जो होती है, विषम कोटि की जो शीर्ष होती है उनकी संख्या हमेशा सम होती है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये थ्योरम थी, ग्राफ के अंदर जाकर देख लेना कि किसी ग्राफ में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, जो विषम कोटि की जो शीर्ष होती है उनकी संख्या सदैव सम होती है। ठीक है,
अब आप सोचिए कि अगर इस द्विचर वृक्ष की बात करें, इसमें केवल एक शीर्ष ऐसा है जो कि क्या है, सम है। बाकी सारे के सारे जो शीर्ष है उनकी कोटियां कितनी आ रही है, विषम आ रही है, सॉरी विषम आ रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक वृक्ष में या फिर एक द्विचर वृक्ष में जो आपके पास में विषम कोटि वाले जो शीर्ष है, विषम कोटि वाले शीर्ष है, उनकी संख्या क्या होगी, सम होगी। अब आप सोचिए कि विषम कोटि वाले शीर्ष ये है नीचे वाले, इनकी संख्या कितनी है, सम संख्या में है, सम संख्या में है। नीचे वाले जो शीर्ष होंगे ना, ये आपके पास में है सम संख्या में। ठीक है, अब आप सोचिए सम संख्या तो ये इनकी होगी और एक शीर्ष ऊपर और है। ठीक है, सम संख्या तो इनकी होगी, देखो ये भी शामिल है इसमें। ठीक है, और एक शीर्ष और बच गया, तो एक और जोड़ोगे सम में तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा ना। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या हमेशा कितनी होती है, विषम होती है। समझ में आ गया होगा आपको, या फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो को। अब देखिए दूसरा पॉइंट है आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए क्या है कि यदि द्विचर वृक्ष में निलंबी शीर्षों की संख्या p है। देखिए यहां पर इसने बताया है कि जो निलंबी शीर्ष होंगे ना, इसकी संख्या p लेके चल रहा है, और शीर्षों की कुल संख्या जो है वो आपके पास में n है। ठीक है, एक द्विचर वृक्ष है, उसमें n तो टोटल शीर्ष है, और निलंबी शीर्ष का मतलब वह शीर्ष जिसकी कोटि कितनी हो, एक हो, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो उसकी उनकी संख्या कितनी आ रही है, p आ रही है। ठीक है, तो अगर p संख्या है तब हम बोल सकते हैं कि तीन कोटि के शीर्षों की संख्या कितनी होगी, n-p-1 होगी, n-p-1 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो एक बात और यहां से देख लीजिए कि एक तो द्विचर वृक्ष की डेफिनेशन काफी बार पूछी जा चुकी है, और एक यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि निलंबी, एक द्विचर वृक्ष जो होता है उसमें निलंबी जो शीर्ष होती हैं, ठीक है, निलंबी शीर्ष जो होती है उनकी संख्या पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो निलंबी शीर्षों की संख्या जो होगी ना, वो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखिए निलंबी जो शीर्ष होंगे ना, उनकी संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पे देख लीजिए आप। अब देखिए ये आपके पास में वृक्ष है, तो इस वृक्ष के अंदर एक तो निलंबी शीर्ष है, ठीक है, और n टोटल शीर्ष हो गए, और तीन कोटि वाले शीर्ष कितने हैं, n-p-1। ठीक है, और एक शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के शीर्ष है, जिसकी कोटि 1 भी है, 3 भी है, और 2 वाला है। 2 वाला कितना है, केवल एक ही है, जिसकी कोटि 2 है वो एक ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कोटियों का योग से हम p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से बोलेंगे कि वृक्ष अतः है, वृक्ष में कोटियों का योग, तो योग कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए दो शीर्ष तो ऐसे, सॉरी कोटियों का योग करना है हमें, तो एक शीर्ष ऐसा है जिसकी कोटि कितनी, सम है, सम मतलब 2 है। ठीक है, यानी कि 2, तो ये तो 2 कोटि वाला शीर्ष तो एक है इसमें, प्लस p ऐसे शीर्ष है जिनकी कोटि कितनी है, 1 है, मतलब निलंबी शीर्ष कितनी है, p है, तो p को 1 से गुणा करके तो p कोटियां ये हो गई, प्लस फिर आपके पास में 3 कोटि वाले जो शीर्ष है उनकी संख्या आपको याद रखनी है, क्या होती है, n-p-1। तो ये 3 कोटि वाले शीर्ष है, इसका मतलब 3 कोटि वाले इतने शीर्ष है, तो टोटल कोटि कितनी हो जाएगी, 3 इंटू n-p-1। ये आ गई आपके पास में टोटल कोटियों का योग। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर किसी वृक्ष में ई कोरे है, कितनी कोरे है, ई कोरे है, तो उसमें कोटियों का जो योग होगा वो कितना होगा, 2e होगा। कोटियों का योग कितना होगा, 2e होगा, ये हमने पढ़ा था। यहां पर देखिए कि इसमें n शीर्ष हमने लेके चले हैं, n शीर्ष, अगर इसमें n शीर्ष है तो इसमें जो कोरों की संख्या है वो कितनी होगी, n-1 होगी। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दूसरा पॉइंट है, अभी भी याद है मेरे को। ठीक है, तो जो कोरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n-1 होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं इसमें कोटियों की टोटल संख्या कितनी होगी, 2 इंटू कोरों की संख्या, और कोरों की संख्या कितनी है, n-1 है। यहां से इसको सरल कर लीजिए, आपके पास में p का मान आ जाएगा। तो देखिए यहां से इसको सरल करोगे ना, आराम से कर लोगे, तो यहां से सरल करने पर आपके पास में p का मान आएगा n+1/2। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास में आ गई निलंबी शीर्षों की संख्या। ठीक है,
आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं द्विचर वृक्ष की ऊंचाई और उसके बाद में हम देखेंगे द्विचर वृक्ष में पथ की लंबाई। तो द्विचर वृक्ष में वृक्ष की ऊंचाई जो है, ऊंचाई देखने से पहले आप एक बार इस ग्राफ पर नजर डालिए। ठीक है, ये मैंने ग्राफ यानी कि ये द्विचर वृक्ष ही है, द्विचर वृक्ष बनाया है। इस द्विचर वृक्ष में आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इसकी कोटि कितनी है, 2 है, बाकी सभी की 1 या फिर 3 है। तो ये हो गया द्विचर वृक्ष। अब देखिए इस द्विचर वृक्ष में जो सबसे पहला जो मूल शीर्ष जो होता है उसे हम बोलते हैं जीरो लेवल यानी जीरो स्तर। इसका जो जीरो स्तर है, इसके बाद में ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर और इसके नीचे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितना आप बड़ा बना सकते हो बना लो। ठीक है, हो सकता है कि इसमें ये एक कम हो, ये एक कम हो, या फिर ये इतना इतना कम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम ये ज्ञात कर सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक स्तर में शीर्षों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे ये आपके पास में, इसमें कितना, एक शीर्ष आ रहा है। ठीक है, इसमें पहले लेवल में अधिकतम कितने शीर्ष आ सकते हैं, 1 और 2 ही शीर्ष आ सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे स्तर में देखिए 1 2 3 4, अधिकतम 4 ही शीर्ष आ सकते हैं इसमें। फिर अगर हम तीसरे स्तर की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अधिकतम 8 ही शीर्ष आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा शीर्ष इनके बीच में नहीं आ सकते। हम नीचे वाले में कितने हो जाएंगे, 16 शीर्ष आएंगे, फिर उसके नीचे वाले में और ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहां से देखिए, आप यहां से बता सकते हो कि शीर्षों की संख्या डायरेक्ट कैसे पता करोगे कि अधिकतम शीर्ष कितने होंगे प्रत्येक स्तर में। तो देखिए जो जीरो लेवल है इसमें अधिकतम संख्या होगी 2 की पावर 0, इसका मतलब 1। तो देखिए इसमें शीर्ष की संख्या 1 ही तो है, केवल मूल शीर्ष है। इसके बाद में हम देखेंगे पहले लेवल में, तो पहले लेवल में आएगा 2 की पावर 1 शीर्ष, यानी कि आपके पास में आएंगे 2। तो इसमें देखिए 1 और 2 ही शीर्ष है। उसके बाद में दूसरे लेवल में 2 की पावर 2 आएंगे अर्थात 4, तो इसमें देखिए 4 शीर्ष है। इसके बाद में तीसरे लेवल में कितनी आएंगे, 2 की पावर 3 अर्थात 8 शीर्ष। तो आप यहां पर देख सकते हो इसमें 8 शीर्ष है। इसी प्रकार से 2 की पावर 4 मतलब अगले लेवल में, चौथे लेवल में 16 शीर्ष अधिकतम आ सकती है, उसके अगले में 32 शीर्ष आ सकते हैं, उसके अगले में 64, ऐसे आप बता सकते हो आराम से। तो अधिकतम जो शीर्षों की संख्या है वो तो आप आराम से बता ही सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट आ जाइए आप पहले कि द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर को द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहते हैं। तो जितने स्तर होंगे, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें अधिकतम स्तर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अधिकतम स्तर 3 है, इसका मतलब इस द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर इसमें 4 स्तर होते तो हम बोलते हैं कि इसमें जो अधिकतम स्तर होगा वो 4 होगा, अर्थात द्विचर वृक्ष की ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो यही डेफिनेशन है कि द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर को द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहते हैं। इसे हम एल मैक्सिमम यानी कि लेवल मैक्सिमम द्वारा निरूपित करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, वो आपको ध्यान रखनी है कि पी स्तरीय द्विचर वृक्ष में, जैसे मान लो कि इसमें टोटल स्तर पी है, आप मान लीजिए कि टोटल स्तर पी आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे इसमें पी स्तर है टोटल। अगर पी स्तर हो गए तो इसमें अधिकतम शीर्षों की संख्या कितनी हो सकती है वो देखिए। देखिए पहला जो जीरो लेवल आएगा उसमें कितनी आएंगी, 2 की पावर 0 आएगी प्लस। ठीक है, फिर दूसरा स्तर जो आएगा यानी कि पहला स्तर जो आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से काउंटिंग के हिसाब से दूसरा स्तर है, लेकिन वैसे ये पहला स्तर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो पहला स्तर जो आएगा इसमें शीर्षों की संख्या कितनी आएगी, 2 की पावर 1, फिर दूसरे स्तर में 2 की पावर 2, फिर तीसरे स्तर में 2 की पावर 3, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में जो पीवा स्तर आएगा, हमने पी स्तर मान लिया टोटल, तो पीवा स्तर में क्या आएगा, 2 की पावर पी टोटल अधिकतम शीर्ष हो जाएंगे, अधिकतम शीर्ष है। ठीक है, ये अधिकतम शीर्ष होगी। अब अगर आप कोई ट्री बनाना चाहते हो पी स्तर का, तो उसमें हो सकता है कि इससे कम हो, इससे कम शीर्ष हो, लेकिन अधिकतम शीर्ष तो इतने ही होंगे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी वृक्ष है आपके पास में, उसमें n शीर्ष है, तो वो n शीर्ष जो होंगे ना वो इससे कम होंगे या फिर इसके बराबर हो सकते हैं। जो n शीर्ष आप मानोगे, क्योंकि ये अधिकतम आ गया आपके पास में, ये अधिकतम आ गया, इसका मतलब इसमें शीर्षों की संख्या है वो n जो होगी वो या ये जो होगा ये अधिकतम होगा या फिर ये इससे बराबर हो सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए ये जो बन रही है एक जीपी बन रही है, यानी कि
ये यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको गुणोत्तर श्रेणी को हम सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का योग करना है और यहाँ पर r का मान जो आ रहा है सर वो अनुपात में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और आप जानते हो कि गुणोत्तर श्रेणी में SN का सूत्र होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है। तो यहां से अगर इससे आप इसको सोल्व करते हो तो इसमें देखिए a का मान कितना आएगा 1, 2 की पावर 0 1 होता है, a का मान 1 है, r का मान 2 हो गया, n यानी इसमें टोटल कितने टर्म्स है, तो देखिए यहां से यहां तक तो p टर्म है और एक टर्म ये जुड़ गया, इसका मतलब टोटल टर्म कितने हो गए p प्लस 1 टर्म हो गई, ठीक है। तो n का मान p प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसको सोल्व करेंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पर कितना आएगा 1 इंटू 2 की पावर टोटल टर्म कितनी है p प्लस 1, तो p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n आएगा। यहाँ से 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा और यहाँ से आप बोल सकते हो 2 की पावर p प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये आएगा आपके पास में क्या अधिकतम शीर्षों की संख्या कितनी है, अधिकतम शीर्षों की संख्या तो केवल यही है 2 की पावर p प्लस 1 माइनस 1, ये तो अधिकतम शीर्षों की संख्या हो गई। और ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आप वृक्ष बनाओगे उसमें जितने शीर्ष होंगे ना वो शीर्ष इससे तो कम ही होंगे या फिर बराबर भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इसको लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि आगे थ्योरम्स में काम भी आएगा। अब देखिए हम देखते हैं द्विचर वृक्ष में पथ की लंबाई यानी कि पाथ लेंथ ऑफ बाइनरी ट्री, यानी बाइनरी ट्री का हम पाथ देखेंगे। देखो पाथ कैसे हम इसमें ज्ञात करेंगे, यानी पाथ की लंबाई, जैसे मान लो ये हम लेते हैं एक द्विचर वृक्ष, इस द्विचर वृक्ष में इसकी पथ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, आपको पता है इसमें तीन प्रकार के शीर्ष है, एक जिसकी कोटि 2 है और दूसरा जिसकी कोटि 1 है और तीसरा जिसकी कोटि 3 है। तो आपको देखो इसमें पथ की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल सा है कि किसी भी द्विचर वृक्ष में यदि पथ की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसमें द्विचर वृक्ष के मूल से प्रत्येक निलंबी जो शीर्ष होंगे उनके बीच की जो पथ की लंबाई जो होगी उनका योग जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसकी यानी कि द्विचर वृक्ष की लंबाई बोलेंगे, यानी पथ की लंबाई बोलेंगे। तो देखिए एक बार डेफिनेशन देख लीजिए आप कि द्विचर वृक्ष में वृक्ष के मूल से सभी निलंबी शीर्षों के बीच पथों की लंबाइयों का योग फल द्विचर वृक्ष के पथ की लंबाई कहलाती है। देखिए यहां से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं क्योंकि डेफिनेशन तो आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां से मैं इसको अगर टी बोलूं, ये टी है तो टी में टी के पथ की लंबाई है ना, टी के पथ की लंबाई, तो देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए निलंबी शीर्ष कौन कौन सी हैं, नीचे वाले सारे के सारे, सबसे पहले इसकी निकालो कितनी आएगी, यहां से देखेंगे मूल शीर्ष से, जो मूल शीर्ष है वहां से देखेंगे 1 2 3 आ रही है, ठीक है। तो ये आ गई 3 प्लस इसकी कितनी है 1 2 3, इसकी भी 3 है, प्लस इसकी भी 3 होगी, प्लस देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, इसकी भी 3 है, प्लस 1 2 3, सभी की 3 आ रही है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाएगा। तो 8 या 24, टोटल कितनी आ जाएगी 24। तो पथ की लंबाई कितनी होगी इसकी 24 होगी, ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर सपोज करो यहां से मैं इसको एक कम कर दूंगा तो फिर इसमें जो पथ की लंबाई है वो भी अलग आएगी, चेंज आएगी थोड़ी सी। या फिर मान लो इसी को पूरे को कम कर देता हूं मैं इसको, तब भी इसमें पथ की लंबाई अलग आ जाएगी ना, क्योंकि इस वाले शीर्ष की लंबाई कितनी होगी 1 2 होगी। तो ऐसे पथ की लंबाई चेंज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। पथ की लंबाई जो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए दोनों के दोनों। अब हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 2013 और 2015 में आई हुई है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि द्विचर वृक्ष में टी में n शीर्ष है तथा वृक्ष की ऊंचाई आपको h दे रखी है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि h प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 है, यानी कि n का जो मान होगा वो h प्लस 1 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 से क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है क्योंकि आप ये थ्योरम है वैसे बुक में,
लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन की तरह आएगा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया जो एग्जाम में आया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन लिखा है, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में टी वृक्ष दिया हुआ है, इस टी वृक्ष में टोटल n शीर्ष है और ऊंचाई जो आ रही है वृक्ष की वो कितनी आ रही है, h आ रही है, मतलब कि एक तरीके से स्तर जो हो गया वो कितना हो गया, h हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि माना कि इस वृक्ष में टोटल k स्तर है, ठीक है, माना k स्तर है, k स्तर, ठीक है, अगर k स्तर में मान लेता हूं कि k स्तर जो है इसमें kवें स्तर में जो शीर्षों की अधिकतम संख्या है वो n k आ जाएगी, ठीक है, पूरा डिटेल से नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए कि k स्तर है और kवें स्तर में शीर्षों की संख्या n k है, तब हम बोल सकते हैं कि टोटल शीर्षों की संख्या होगी वो कितनी होगी, समेशन n k, और k का जो मान आ रहा है वो कहां से 0 से 1 s तक आ रहा है, इसमें ऊंचाई h दे रखी है, इसका मतलब स्तर जो होगा वो अधिकतम क्या है, h है, तो 0 से h हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, शीर्षों की संख्या के बराबर होगा, तो ये n के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि हमें यहाँ पर ऊंचाई s दे रखी है, इसका मतलब स्तर h दे रखा है, तो यहां से बोल सकते हैं कि अगर h स्तर की बात करते हैं तो h स्तर में, ठीक है, h स्तर वाले वृक्ष में, h स्तर वाले वृक्ष में अधिकतम शीर्षों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस ऐसे कर टोटल h ऊंचाई तक है, इसका मतलब 2 की पावर h तक जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है n की, ये मैंने आपको बताया था कि ये मान हमेशा अधिक ही रहेगा क्योंकि हमने अधिकतम शीर्ष लिए यहाँ पर। तो इसको मैंने सोल्व करके बताया था आपको, तो आया था आपके पास में 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में देखिए इधर वाला पार्ट तो हम लेकर आ गए, अब हमें इधर वाला पार्ट लेके आना, तो इसके लिए h प्लस 1 चाहिए, तो यहां से देखिए आप बोल सकते हो कि अब h प्लस 1 लेते हैं, केवल h प्लस 1, तो h प्लस 1 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि समेशन 1 h का मान है 0 से k का मान है 0 से s तक, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए जब यहाँ पर 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, फिर 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, यानी h तक रखते जाओगे तब 1 ही आएगा, और इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे, h प्लस 1, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इसलिए, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, h प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मान देखो, ये वाला मान यहां से देखिए आप कि n के क्या है, प्रत्येक स्तर में शीर्षों की संख्या है, तो अगर मैं बोलूं कि प्रत्येक स्तर में एक एक ही शीर्ष है, अगर प्रत्येक स्तर में एक एक ही शीर्ष है, तो यहां से ये वाले शीर्षों की संख्या क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि लेस देन इक्वल टू n लिख सकता हूं, यहां से इसको मैं, आई बात समझ में, लेस देन इक्वल टू n लिख सकता हूं, और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हो, इन दोनों से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि n का मान जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h प्लस 1 के, और लेस देन इक्वल टू होगा 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 की, यही आपको प्रूव करना था, तो इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। अब हम देखते हैं कि संतुलित समूल वृक्ष क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है एकदम से कि h ऊंचाई का समूल वृक्ष एक संतुलित समूल वृक्ष कहलाता है, मतलब h ऊंचाई का कोई वृक्ष है उसे हम संतुलित समूल वृक्ष कह सकते हैं कब, यदि इसका प्रत्येक प्रण, ठीक है, प्रत्येक प्रण h अथवा h-1 स्तर पर हो, प्रत्येक प्रण जो है वो h अथवा h-1 स्तर पर होना चाहिए। अब आपको याद करना है कि प्रण क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रण मतलब होता है कि ऐसा शीर्ष जिसका कोई शिशु नहीं हो, ठीक है, ऐसा शीर्ष जिसके नीचे और कोई कोर नहीं हो, नीचे कोर नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला शीर्ष है, इसके नीचे और कोई कोर नहीं है, तो इसे हम प्रण बोल सकते हैं, इसे प्रण बोलेंगे, इसको और इसको प्रण बोलेंगे। इसका मतलब इसने क्या बोला है कि प्रत्येक प्रण कौन से स्तर में होना चाहिए, या तो HV स्तर यानी लास्ट के स्तर में होना चाहिए, या फिर H-1 यानी कि लास्ट वाले से ऊपर वाले स्तर तक होने चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी यदि प्रण आ रहा है तो उसे हम संतुलित नहीं बोलेंगे, असंतुलित
समूल वृक्ष बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये लास्ट वाला जो स्तर आ रहा है और इससे ऊपर वाला स्तर ये आ रहा है। तो प्रण कहां पर है? एक तो एच में यानी कि लास्ट वाले में और एक लास्ट वाले से पहले वाले में है। तो यही इसने बोला है कि एच स्तर तथा H-1 स्तर में यदि होगा तब हम क्या बोलेंगे? उसे संतुलित समूल वृक्ष। तो ये संतुलित है। लेकिन इसमें देखिए ये तो H स्तर हो गया और ये आ गया H-1 स्तर। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रण यहाँ पर भी है, ऊपर वाले स्तर में भी क्या है? प्रण आ रहे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या नहीं बोल सकते? संतुलित समूल वृक्ष नहीं बोल सकते, ये असंतुलित है। क्योंकि प्रण कहां पर आ रहे हैं? ऊपर वाले यानी कि पहले स्तर में आ रही है। पहले स्तर में ये 0 स्तर हो गया और ये आ गया पहला स्तर। ठीक है, तो पहले स्तर में आ रहे हैं, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है जनक ग्राफ। जनक ग्राफ क्या होता है? यह जनक ग्राफ जो है वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जनक ग्राफ क्या होता है? माना G एक ग्राफ है, तब G का कोई उपग्राफ H, G का एक जनक उपग्राफ लगा। देखो अभी तो ये जनक उपग्राफ की परिभाषा बताइए पहले मैंने, है ना। तो तब G का कोई उपग्राफ H, G का एक जनक उपग्राफ कहलाता है यदि H तथा G में शीर्षों की संख्या क्या हो? समान हो। यदि H और G में, यानी कि H आपके पास में G का उपग्राफ है, तब हम क्या बोलेंगे कि H जो है वो G का जनक उपग्राफ कहलाता है यदि H और G में दोनों में क्या हो? शीर्षों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ये तो हो गया जनक उपग्राफ। अब देखिए नीचे, यदि एक वृक्ष किसी दिए हुए संबद्ध ग्राफ G का एक जनक उपग्राफ है, यदि कोई वृक्ष जो है, ठीक है, वो दिए हुए संबद्ध कोई ग्राफ G है, उसका यदि जनक उपग्राफ है, तब हम बोलेंगे कि यह ग्राफ G का एक जनक वृक्ष कहलाता है। ठीक है, तो G का क्या होगा? यह ग्राफ एक जनक वृक्ष कहलाएगा। यह होती है जनक वृक्ष की डेफिनेशन। तो ये आपको ध्यान में रखनी है क्या होती है। तो बच्चों आज हमारा जो ट्री का जो चैप्टर था यूनिट नंबर 5 ये कंप्लीट हो चुकी है और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो देखते हैं अगला वीडियो कौन सा लेकर आते हैं। तो जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, मैंने 4 यूनिट पढ़ा दी कंप्लीट, तो 4 यूनिट को आप अच्छे से कर लीजिए, उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।